दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पीछे जो मॉक टेस्ट किया था साइकोलॉजी का, जो इससे पीछे हमने अपलोड किया था, तो उसमें 2 क्वेश्चन थे जिसका हमने बोला था कि हम वीडियो बना रहे हैं। तो आपके लिए जो बेहतरीन जो मटेरियल है उसको थोड़ा सा हमें सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मटेरियल्स आपके लिए सर्च लेके आए हैं, जिसमें हम हरलॉक के और जो फ्राइड की थ्योरी है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमसे संभव होगा। और दोस्तों, यदि कुछ कमी रह जाती है तो उसके लिए आप हो हमारे साथ, तो हमें उस बात की भी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो एक से एक इंटेलिजेंट और ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज्ञानवान व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वो हमें नज़ारा आप देते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें उस चीज़ का जो नज़ारा है वो हमारे साथ पेश करते हो। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हम बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पर मैं यहाँ पर आया हूँ, जो कि मैंने ये चैनल खोलने का एक निर्णय लिया। हालांकि फ्रेंड्स, मेरे पास संसाधनों की बड़ी कमी है, क्योंकि बड़े ही गरीब इंसान है भाई हम, थोड़े से पैसों की बड़ी तंगी है, तो इसलिए जो वीडियोज़ का भी जो स्टैंडर्ड है हम ज़्यादा हाई नहीं रख सकते। तो आपसे हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन मटेरियल जो हम आपके सामने देंगे मटेरियल उसकी क्वालिटी ज़रूर हाई होगी, इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगा, चाहे वो एग्ज़ाम शिक्षक भर्ती का हो, DSSB का हो, RPSC का, या पूरे देश में कहीं भी क्यों न हो। दूसरी बात, और भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जैसे SSC सीजीएल्स वगैरह है, RRB है, रेलवे है, उनके लिए भी हमने अभी से ये तय कर लिया है कि आपके लिए वो भी हम बहुत ही बेहतरीन जो वीडियोज़ हैं उनका एक सिस्टम से उसकी हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो नए आए हैं पहली बार वो सब्सक्राइब। तो अब हम बात करते हैं अपनी जो हरलॉक थ्योरी है। सबसे पहले हरलॉक, तो हरलॉक के ने कितने स्टेप बताए थे? 4 स्टेप। इसका हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसका डिस्कस कर चुके हैं कि हरलॉक ने 4 स्टेप। तो उसका हम पहला स्टेप पढ़ते हैं, अन्वेषण के चरण या खोजी चरण भी बोलते हैं पहले को। अन्वेषण या किसी खोज से रिलेटेड, तो उसको खोजी चरण भी कह सकते हैं, अन्वेषण के चरण भी कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स या दूसरों की गतिविधियों का रूप, इसके आसपास ऑब्जेक्ट तक पहुंचने या पकड़ने का प्रयास किया और इसका अध्ययन किया। अधिक विस्तृत की खोज, जब बच्चे को क्रॉल करने और चलने में सक्षम था, ताकि बच्चों को वह प्राप्त हर वस्तु का निरीक्षण किया जाए। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। थोड़ी सी लैंग्वेज हो सकता है टफ हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि इसमें क्या है। इसमें बच्चा कुछ ना कुछ सर्च करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ उसकी खोज करने की कोशिश करता है, हाथ पैर मार के या इस प्रकार से। तो वो जो पहला चरण है उसको अन्वेषण का चरण बोला गया है। दूसरा है खिलौनों का चरण या खिलौना मंच, जिसे टॉय एज भी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टॉय एज किस एज को कहा जाता है, तो वो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। और दूसरी सबसे बात कि टॉय एज के बारे में किसने बताया? हरलॉक ने बताया। तो इस प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। यदि आप थ्योरी के साथ ध्यान दोगे तो मैं भी आपको बताऊंगा और आप भी हमें बताओगे, तो उस तक पहुंच जाएगा। तो जो ये खिलौनों का चरण होता है, ये 5-6 साल तक के बच्चों के उम्र तक ये पहुंच जाता है। और 2-3 साल के बच्चे आमतौर पर केवल खेल उपकरण देखते हैं, ठीक है। और ये पूर्व विद्यालय की आयु भी होती है। विद्यालय से इसके बाद बच्चे विद्यालय में जाना स्टार्ट करते हैं। तो बालवाड़ी में बच्चों को आमतौर पर गुड़िया के साथ खेलते हुए आपने देखा होगा और उनके साथ देखा होगा, और उनके साथ इस प्रकार से वो मानवीय व्यवहार बना लेते हैं जैसे उनको जानते हो अच्छे से। तो जो ये एज है, इस एज को बोला जाता है खिलौना मंच या खिलौना की एज या टॉय एज भी बोला जाता है। तीसरी जो हरलॉक ने बताई थी वो थी स्टेज प्ले। तीसरी को क्या बताया? स्टेज प्ले।
आमतौर पर प्रारंभिक विद्यालय में प्रारंभ होने के साथ ही इस प्रकार के खेल लड़के के दौरान अधिक खेल लिया जाता है और गेम के साथ खेल जो धीरे धीरे खेल या वयस्कों के द्वारा अन्य गेमों में भी ये विकसित किए जाते हैं। तो जो स्टेज प्ले होती है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो प्रारंभिक उम्र होती है बच्चे की, जब विद्यालय में जाना स्टार्ट करता है बच्चा, तो वो जो एज होती है वो स्टेज प्ले एज होती है। उसमें बच्चा धीरे धीरे से क्या है, जो प्रारंभ में अपने गुड़ियों के साथ या इनके साथ खेलना स्टार्ट करता है, फिर वो धीरे धीरे वयस्कों के साथ अन्य गेमों में भी धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है इसको स्टेज प्ले एज कहा जाता है। उसके बाद है चरण दूसरोपन या डे ड्रीम स्टेज। तो ये जो डे ड्रीम स्टेज है, ये जब बच्चा यौवन की अवस्था से गुजरता है, जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो ये जो डे ड्रीम स्टेज है तब हर लोग के अनुसार ये स्टार्ट होती है। तो बच्चा उस समय बहुत ही आमतौर पर क्या है, दिन में भी रात में भी क्या है, कोरी कल्पनाओं मात्र में खोया रहता है। जैसे उसने मैच को देख लिया और मैच में उसने किसी विराट कोहली या किसी को देखा, तो बच्चा अपनी कल्पनाओं में खो जाता है कि मैं उसी की तरह खेलूंगा, 100 बनाऊंगा, वो उसको अपने विचारों में शॉर्ट में मतलब इतना ज़्यादा। तो वो जो एज होती है उसको डे ड्रीम स्टेज हरलोक ने बोला है। तो ये जो हरलोक की थ्योरी थी हमने आपके साथ डिस्कस की है। तो इससे हम जो बच्चे क्या महसूस करते हैं, किस प्रकार की गतिविधि है, किस एज में क्या होता है, उस सब से संबंधित है। बच्चा किस तरीके से रचनात्मक कार्य करता है, क्रिएटिविटी किस प्रकार की दिखाता है, तो ये जो सभी चीज़ें जो आती हैं इस चरण में आती है। क्लियर है? आप समझ चुके होंगे इस बात को अच्छे से। तो इसमें जो बच्चे की हर प्रकार का जो विकास है, चाहे वो संज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो, मनोचिकित्सक हो, हर प्रकार का उम्र के साथ ही विकसित वो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइड ने जो थ्योरी दी है उस थ्योरी की बात करते हैं, हरलोक की थ्योरी के हरलोक के 4 चरण के बाद। लेकिन एक और बात हरलोक में ध्यान रखना कि हरलोक ने प्रिंसिपल यदि पूछ ले तो 10 प्रिंसिपल दिए हैं, चरण पूछे तो हरलोक की थ्योरी के विकासात्मक थ्योरी के 4 चरण थे। अब हम फ्राइड के बारे में डिस्कस करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आमतौर से इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्राइड ने मन या व्यक्तित्व के स्वरूप को गत्यात्मक माना है। सबसे पहली बात डायनामिक माना है, गत्यात्मक माना है। उनके अनुसार व्यक्तित्व हमारे मस्तिष्क एवं शरीर की क्रियाओं का नाम है। फ्राइड के मानसिक तत्व होते हैं जो चेतन में नहीं आ पाते या सम्मोहन अथवा चेतना लोप की स्थिति में चेतन में आ जाते हैं। इसके बाल्यकाल की इच्छाएं, लैंगिक इच्छाएं, मानसिक संघर्ष आदि से संबंधित वे इच्छाएं होती हैं जिनका ज्ञान स्वयं व्यक्ति को भी नहीं होता। तो इस प्रकार की कुछ इच्छाएं होती हैं और जिनका खुद जो इंसान है उसको भी ज्ञान नहीं होता। तो ये सब आती हैं। इन्हें सामान्यतः व्यक्ति अपने प्रतिदिन की जिंदगी में पूरा नहीं कर पाता। ये विकृत रूप धारण करके या तो सपनों के रूप में या फिर उन्माद के दौरे के रूप में व्यक्ति के सामने उपस्थित होती है। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का गत्यात्मक पक्ष 3 अवस्थाओं द्वारा निर्मित होता है। देखो ये बात नोट करने की है, जहाँ नोट करने की है, जहाँ आपने जोर लगाना है मैं वहीं आपको बिल्कुल टोक दूंगा, टोके बगैर मैं रहूँगा नहीं। स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखना है कि जब क्लास चल रही है तो पूरा ध्यान आपका आपकी स्क्रीन, मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे होना चाहिए, तभी जाकर आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो जो पहली बात, तो फ्राइड ने व्यक्तित्व का किस प्रकार का स्वरूप माना है, गत्यात्मक माना है, डायनामिक माना है। इस बात को दिमाग में रट लो, बैठा लो इस बात को। दूसरा, गत्यात्मक का जो पक्ष है उसके कितनी अवस्थाओं से निर्मित होता है, वो 3 अवस्थाओं से निर्मित होता है। पहला होता है इड, जिसे आईडी बोलते हैं, दूसरा होता है ईगो, तीसरा होता है सुपर ईगो। क्लियर? इड, ईगो, सुपर ईगो, इन 3 अवस्थाओं से मिलकर गत्यात्मक का जो व्यक्ति का जो स्वरूप होता है वो गत्यात्मक होता है। फ्राइड के अनुसार वो 3 अवस्थाओं से मिलकर बनता है, इड, ईगो और सुपर ईगो।
क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी बिल्कुल समझ में आई होगी। और थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इनके बारे में कि किस प्रकार से है, बिल्कुल सारी डिटेल में इसको हम समझने की इसको कॉन्सेप्ट को कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फ्रायड के जो ये सिद्धांत था, तो इसमें व्यक्तित्व को किस प्रकार का माना गया? डायनामिक माना गया, गत्यात्मक माना गया। और जो ये गत्यात्मक स्वरूप है ये 3 अवस्थाओं से बना। ईड, एक तो किससे? ईड से, दूसरा ईगो से, और तीसरा सुपर ईगो से। क्लियर है? ईड से, ईगो से, सुपर ईगो से। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये काम करती है, ईड, ईगो, सुपर ईगो। बिल्कुल थोड़ा सा हम बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ईड, ईगो और सुपर ईगो को। दोस्तों यदि आप हमारे टीचिंग मेथड से आपको यदि पसंद नहीं आ रहा, कि आप ये सोचते हैं कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो इसमें आप ये चेंजेस करो तब बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो। और यदि आपको हमारा टीचिंग मेथड और हमारा जो मटेरियल है वो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप उसके बारे में बताएं, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। और कमी हो तो कमी को ज़रूर बताएं, क्योंकि उससे हम क्या है अपने करेक्शन को ठीक करके जो आगे आने वाली वीडियोज़ है उनमें और भी बेहतर करने का आपके साथ प्रयास करेंगे। दूसरी बात, यदि आपको पसंद आ रही है तो वीडियो, तो प्लीज़, क्योंकि हमारा ये न्यू चैनल है, एक हमने अभियान चलाया है उन लोगों के लिए जो किसी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं जा सकते, या किसी के पास टाइम का अभाव है, वो जॉब करते हैं, घर की परिस्थितियों की वजह से वो कहीं नहीं जा पाते, तो उनके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है। ये ऑनलाइन क्लासेस हमने तैयार करी है जिसका हम कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हम बदले से एक इच्छा आपसे रख रहे हैं कि यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शेयर का बटन होगा, उसको दबा के आप वीडियो को फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं एजुकेशनल, वहाँ ज़रूर शेयर कर दे। हम आपके आभारी रहेंगे। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। तो अब हम बात करते हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो की। तो ईड की उत्पत्ति मनुष्य के जन्म के साथ ही हो जाती है। जो ईड होता है, जैसे ही मनुष्य का जन्म होता है उसके साथ ही क्या है, जो ईड है उसकी उत्पत्ति हो जाती है। फ्रायड इसे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। तो फ्रायड ने ईड को व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना। इसकी विषय वस्तु वे इच्छाएं हैं जो लिबिडो यानी यौन मूल प्रवृत्ति की ऊर्जा से संबंधित है और तात्कालिक संतुष्टि चाहती है। ऊर्जा की वृद्धि ईड नहीं सहन कर पाता, और अगर इसे सही ढंग से अभिव्यक्ति नहीं मिलती तो यह विकृत स्वरूप धारण करके व्यक्ति को प्रभावित करता है। ठीक है, यदि इसको हम सही अच्छे तरीके से एक गाइडलाइंस नहीं करते हैं तो वो फिर विकृत होकर भी बच्चे को प्रभावित करता है। हो सकता है बच्चा उसको यदि हम अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाए तो हो सकता है वो आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ भी उसका जो मूड हो जाए। अहम फ्रायड के लिए स्व चेतना की तरह था, जिसे उसने मानव के व्यवहार का द्वितीयात्मक नियम बताया। यह ईड का संगठित भाग है। इसका उद्देश्य ईड के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। इसका क्या है, ईड के जो लक्ष्य होते हैं, ईगो का काम है उसको आगे बढ़ाना। उसके बाद सुपर ईगो एक प्रकार का व्यवहार प्रतिमानक होता है जिसे नैतिक व्यवहार नियोजित होते हैं। नैतिक व्यवहार, सुपर ईगो में नैतिक व्यवहार होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका विकास अपेक्षाकृत देर से होता है। जो इसका विकास है ये धीरे धीरे काफ़ी जब ज़्यादा उम्र हो जाती है उसके बाद होता है। फ्रायड के व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे फ्रायड ने 5 अवस्थाओं में बांटा है, उनका भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले ईड, ईगो, जो सुपर ईगो है, जो ईड है ये बिल्कुल स्टार्टिंग से जन्म से ही होती है, जिसमें बच्चा अपनी जो यौन लिबिडो है यानी यौन मूल प्रवृत्ति की जो ऊर्जा है उसके हिसाब से क्या है चलता है।
इसमें बच्चा अपने आप में मस्त रहता है। और यदि इसमें बच्चे को एक अच्छी दिशा नहीं मिलती है तो इसमें जो बच्चा है वो प्रभावित हो सकता है, उसका व्यक्तित्व आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ भी चल सकता है। इसमें किसी को, बच्चे को किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। जो ईगो है, ईगो के अंदर चेतना जागृत हो जाती है, चेतना जागृत हो जाती है, लेकिन वो जो ईड है उससे प्रभावित होता है। ईगो है जो वो ईड से प्रभावित होता है और इसमें बच्चा ये नहीं देखता कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जब सुपर ईगो है तो उसमें क्या है, नैतिकता बच्चे के अंदर जन्म ले लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चा कोई गलत काम करता है, जैसे चोरी करता है, तो चोरी करता है तो वो कई बातें वो सोच सकता है कि भाई मैं चोरी करते पकड़ा जाऊंगा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरी इज्जत के साथ क्या होगा। तो इस प्रकार की जो नैतिक भावनाएं हैं, हो सकता है उसके द्वारा कभी किसी समय उसके टीचर या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई कोई जानकारी काम आ जाए कि भाई चोरी करना अच्छी बात नहीं है। तो ये फैक्टर भी कब काम करता है, सुपर ईगो में। ईड में इनसे कोई लेना देना नहीं होता, बच्चा कुछ नहीं इसके बारे में विचार नहीं करता, अपने आप में जो यौन मूल प्रवृत्ति है उन्हीं में मस्त रहता है। अहम में क्या है, बच्चा दंड के बारे में नहीं सोचता कि भाई ऐसा क्या होगा, बस उसको चोरी करना है। उसको किसी का मोबाइल अच्छा लगा तो उसने उठा लिया, उसने उसके परिणाम नहीं जाने कि क्या हो गए। ये ईगो में होते हैं, लेकिन सुपर ईगो में क्या है, परिणामों को भी वो साथ लेके चलता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा, इस प्रकार के आदि आदि। उम्मीद करता हूं कि आपको ईगो और सुपर ईगो का कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो फ्राइड ने जो व्यक्तित्व संबंधी विचारों को मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी कहा। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसको फ्राइड ने 5 अवस्थाओं में बांटा है। जो 5 अवस्थाएं हैं वो है, पहली मौखिक अवस्था जिसको ओरल स्टेज बोलते हैं। ये होती है जन्म से 1 साल तक। जो ओरल स्टेज होती है वो जन्म से 1 साल तक होती है। दूसरी होती है एनल स्टेज, 2 से 3 साल तक होती है ये। तीसरी होती है फैलिक स्टेज, फैलिक लैंगिक अवस्था या फैलिक स्टेज, ये होती है 4 से 5 साल तक होती है। उसके बाद लेटेंसी स्टेज, कौन सी, लेटेंसी, LATENCY, सुसुप्ता अवस्था या लेटेंसी स्टेज। मैं आपको बोलता हूँ कि आप ये जो टर्म है जैसे ईड, ईगो, सुपर ईगो, आप इनको इंग्लिश में याद रखो। इसी प्रकार जो ये अवस्थाएं हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी, इनको भी आप इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करो। ये होती है 6 से 12 साल। क्लियर है। उसके बाद जेंटल स्टेज 12 से आपकी 20 साल तक जेंटल स्टेज होती है। क्लियर है। 5 अवस्थाएं, ओरल स्टेज जन्म से 1 साल तक, एनल स्टेज 2 से 3 साल तक, फैलिक स्टेज 4 से 5 साल तक, लेटेंसी स्टेज 6 से 12 साल तक, जेंटल स्टेज 12 से 20 साल तक। तो ये कितनी अवस्थाएं बताई, 5। और किसने बताई, फ्राइड महोदय ने। और इस सिद्धांत मनोलैंगिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इस बात को भी अच्छे तरीके से आप दिमाग में रखें। उन्हीं के आधार पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि इन्हीं के आधार पर उसने विवादास्पद इलेक्ट्रा और ओपेडियस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी। इलेक्ट्रा और ओपेडियस कॉम्प्लेक्स की अवधारणा दी, जिसके अनुसार शिशु की लैंगिक शक्ति प्रारंभ में खुद के लिए प्रभावी होती है, जो धीरे धीरे दूसरे व्यक्तियों की ओर उन्मुख होती है। इसी कारण पुत्र माता की ओर, पुत्री पिता की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। इसके कारण लड़कों में माता के प्रति प्रेम और पिता के प्रति प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न होती है, जिसे फ्राइड द्वारा ओपीडियस कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। यह बहुत विवादास्पद और चर्चित अवधारणाएं रही हैं। फ्राइड इन संकल्पनाओं की सत्यता साबित करने के लिए आंकड़े नहीं दे पाए। उन पर आलोचकों ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने अपने अनुभव का इन प्रेक्षणों के साथ मिश्रित किया है। जो कुछ भी उनके रोगियों ने कहा उस पर उन्होंने आंख बंद कर विश्वास किया है। फ्राइड पर यह भी आरोप लगे कि वह मनोविज्ञान में जरूर से अधिक कल्पनाशीलता और मिथकीय ग्रंथों का तालमेल कर रहे हैं।
यौन अवस्थाओं को ज़रूरत से अधिक स्थान दे रहे हैं। ये भी उनके ऊपर आरोप लगे कि वो इस प्रकार के जो तथ्य हैं उन तथ्यों के बारे में क्या है सबूत नहीं दे पाए, जिससे उनके ऊपर जो आरोप लगे वो मैंने आपको बताया है, एक बार आप भी उनको पढ़ लो। दूसरा, फ्रायड के कार्य और उन पर आधारित उनकी मान्यताओं को देखने पर हमें यह पाते हैं कि फ्रायड ने मानव की पार्श्विक प्रवृत्ति पर ज़रूरत से अधिक बल डाला था। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि निमंतर पशुओं में बहुत सारे गुण और विशेषताएं मनुष्य में भी दिखाई देती हैं। उनके द्वारा परिभाषित मूल प्रवृत्ति की संकल्पना भी इसके अंतर्गत आती है। फ्रायड का यह मत था कि वयस्क व्यक्ति के स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की नींव बचपन में ही पड़ जाती है, जिसे किसी भी तरीके से बदला नहीं जा सकता। हालांकि बाद में शोधों से यह साबित हो चुका है कि मनुष्य मूलतः भविष्य उन्मुख होता है। एक शैक्षिक मनोविज्ञानी के समान फ्रायड के मनोविज्ञान में क्रमबद्धता नहीं दिखाई देती, परंतु उन्होंने मनोविज्ञान को एक नई परिभाषा दी, जिसके आधार पर हम आधुनिक मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान को खड़ा कर पाते हैं। और तमाम आलोचनाओं के बाद भी असामान्य मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान में फ्रायड के योगदान को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक का संप्रदाय या कंसेप्ट अपनी लोकप्रियता के कारण बहुत चर्चित रहा। फ्रायड ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम, ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो, टोटेम एंड टैबू, सिविलाइजेशन एंड इट्स डिस्कॉन्टेंट्स प्रमुख है। 23 सितंबर 1939 को इनकी लंदन में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये कंसेप्ट था हरलॉक और फ्रायड के सिद्धांत से रिलेटेड। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये सभी आप अच्छे से वीडियो को बार बार देखें या वीडियो को डाउनलोड कर लें, तो ये बहुत ही अच्छी जो है हमने सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, इसके बाद दूसरी वीडियो आ रही है, उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहना, मॉक टेस्ट लेंगे आपका। ओके दोस्तों, इसी के साथ ही हम आपसे अलविदा चाहते हैं। धन्यवाद।